यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी और प्रशांत पांडे। लेकिन आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले हम चलेंगे सीधे दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे के पास, जिनसे बातचीत करें हमारे सहयोगी अनुराग शाह। उसकी लिस्टिंग पे काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बहुत से जो हमारे उनके साथ उनसे क्लियरेंसेस थे वो हमने ऑब्टेन किए हैं। अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दी है और इसकी लिस्टिंग के बाद फिर आगे ये कार्रवाई बढ़ेगी बिडिंग की, फाइनेंशियल बिड की। एनएमडीसी सर, एनएमडीसी स्टील में अभी कमिश्निंग के बाद उसके फर्दर काम जारी है और उसके बारे में हम बाद में सूचना देंगे। तो मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा सर, आईडीबीआई बैंक का जो पूरी प्रक्रिया है वो कितनी ट्रैक पे है और वहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया ऑन कोर्स है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हैं उनका उससे जारी है, क्योंकि उसमें फिट एंड प्रॉपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो मेरा आखिरी सवाल होगा सर, जो आपने 18 लिस्टिंग की बात करी उसमें सबसे बड़ी लिस्टिंग थी एलआईसी की, जो काफ़ी बड़ा एक 18,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इशू था। तो सर उसमें अब आप कितना संतुष्ट है और जो जिस तरह से हमने देखा है कि अब 1.5 साल भी हो गया, तो आगे एलआईसी को लेकर दीपम का क्या प्लान रहेगा? एलआईसी अपनी निरंतर उसमें जो प्रक्रिया में जो वो चाह रहे थे, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उसके बारे में निरंतर एलआईसी लोगों को बता रही हैं। उसके अभी कुछ दिन पहले उनके चेयरपर्सन एलआईसी ने भी इसके बारे में घोषणा की थी, नए प्रोडक्ट्स को लाना है। आज ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो फिनटेक काम लेके भी आ रहे हैं। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिनटेक काम की बात हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, तो एलआईसी एक बड़ी संस्था है और उनकी अर्निंग्स पे बहुत काम हुआ है। जो अर्निंग आपने देखा होगा, उनके निरंतर जो अर्निंग्स एनुअल अर्निंग्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। एम्बेडेड वैल्यू उनकी बहुत अच्छी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आई थिंक वो इन्वेस्टर के वाइडर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के साथ उनको जुड़ना और भी आवश्यक है, जिससे कि आप कुछ सुझाव दे रहे हैं एलआईसी को अभी निकट भविष्य में? क्या 2-3 सुझाव आपके द्वारा दिए गए? नहीं, एलआईसी अपने आप ही एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा तो यही रहेगा कि जो भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से इतने बातें आती हैं, क्योंकि अब वो लिस्टेड एंटिटी है तो उनको निरंतर उन्हें सुझाव मिलते हैं और उन सुझावों में वो कार्य करते हैं। और अभी इस तरह से कोई हमारा विचार नहीं है कि उसमें कोई फर्दर डाइल्यूशन हो। आई थिंक वी विल वेट टिल द होल थिंग सेटल्स एंड let it seep through clearly. जिस तरह से सर प्रधानमंत्री ने एलआईसी में भरोसा जताया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको आप कितना बड़ा बूस्टर देखते हैं सर? नहीं, वो तो है ही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एलआईसी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जीवन उत्सव। ये गारंटीड रिटर्न वाला ये प्रोडक्ट है और इसके बारे में अनुराग शाह ने, हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी और आज ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। इस अवसर पर तुहिन कांत पांडे दीपम सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए और तमाम सवालों पर उनसे जवाब लेते हुए लेकिन आगे बढ़ेंगे और बाजार की बातचीत करेंगे अब। और बाजार में हम देख रहे हैं कि आज 20,000 के दर्शन फाइनली हो गए। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। 20 सितंबर वो आखिरी तारीख थी जब 20,000 के ऊपर का निफ्टी था और करीब करीब 2.5 महीने के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि 20,000 निफ्टी ने रीगेन कर लिया है। अगर हम नवंबर की बात करें तो एक तरफा तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी में देखी है। 4.5% के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 3% के आसपास की रैली हमने देखी है बाजार में। तो बाजार की चाल यहां से क्या होगी, निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि आगे बहुत ट्रिगर्स भी खड़े हैं। फेड की पॉलिसी आएगी 13 दिसंबर को, उसके पहले 3 दिसंबर को राज्य के चुनाव के नतीजे आएंगे, ऑटो नंबर्स आ जाएंगे, ये इवेंट्स होंगे। बावजूद इसके बाजार ने रफ्तार भरी है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शो किया है। तो इसके मायने समझेंगे और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उनको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। आज अब देखिए आईटी शेयरों में अच्छा मोमेंटम है। हीरो मोटो का शेयर हम देख रहे हैं कि 7 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2.25% के आसपास की मजबूती है। ऑटो स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स आज के फ्लेवर बाजार में ये हैं और आप देखिए हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो मोमेंटम पूरी तरह से तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। आपके सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करेंगे। सोशल मीडिया पर ढेर सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जरा बाजार के अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और यह समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए।
राहुल घोष हमारे साथ हैं, दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। 20,000 का निफ्टी, राहुल इसके क्या मायने समझें और क्या जो कन्विक्शन है, क्योंकि पिछले हफ्ते देखा हमने कि 19,800 के आसपास निफ्टी ने बेस फॉर्मेशन बहुत कमाल का किया था। हालांकि रेंज टाइट थी, लेकिन यह पुख्ता होगी कि अच्छा इसके नीचे निफ्टी जाएगा नहीं, और इस हफ्ते क्लियर कट हमने ब्रेकआउट देख भी लिया। किस तरह से देख रहे हैं बाजार को आप, और निफ्टी की चाल यहां से क्या देख रहे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो पहले तो हम लोग कॉन्स्टेंटली बुलिश थे। आपके पिछले हफ्ते के शो में, कल शाम के शो में भी हमने कहा था कि हम बुलिश बायस रखते हैं। 20,000 से लेके 20,250 का एक नो ट्रेड जोन अभी बना है। आई रिपीट, ये जो अभी 20,000 मार्केट स्केल किया है, 20,000 से 20,250 अगर कोई लॉन्ग है प्रॉफिट्स बुक कर ले। एक नो ट्रेड जोन में निफ्टी एंटर किया है। फ्रेश लॉन्ग्स में सजेस्ट करूंगा 20,250 के ऊपर। सो 20,000 से 20,250 बुक कर ले प्रॉफिट्स, ये हमारा सजेशन है। और 20,250 के बाद फिर से लॉन्ग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। अनलेस 44,500 टेकन आउट गेट्स टेकन आउट, हमें बैंक निफ्टी का साइडवेज बायस ही मान के चलना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी तो स्टेटस को है, अभी कोई लॉन्ग सिग्नल नहीं है बैंक निफ्टी में फिलहाल। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी उसके मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। उस पर आप नजर रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है वो भी अपनी यहाँ पर कायम रखिए। ये है सलाह बाजार पर इस वक्त। लेकिन चलिए, प्राइमरी मार्केट में भी इस बीच काफी शानदार एक्शन बना हुआ है, और इरेडा की भी शानदार लिस्टिंग हुई। 32 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 50 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद शेयर में तेजी और बढ़ी, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना 18 न्यूज़ स्वदेश को। तो आपके कारोबार के बारे में पहले तो थोड़ा समझना चाहेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ओवरऑल किस तरह के अवसर अब आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्योंकि पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनियां भी अब इस स्पेस में एंट्री ले रही हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस सेक्टर को लेकर, इस पूरे स्पेस को लेकर किस तरह के अवसर आप देख रहे हैं आगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, रिन्यूएबल एनर्जी शुरू से चैलेंजिंग रहा है, और इरेडा शुरू से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हुए अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मेंटेन किया है, उसका साथ साथ एसेट क्वालिटी को बचा के रखा है। और आज हम देश में सबसे प्रिय लोन देने वाले कंपनी में माने जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, क्योंकि हम इस सेक्टर का नुआंसेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने आरईसी पीएफसी का नाम लिए, उनका बुक अगर देखेंगे अधिकतर उनका थर्मल से है, अधिकतर उनका गवर्नमेंट अकाउंट है। हमारा पूरा का पूरा ग्रीन फाइनेंस है, और 77% हमारा लोन बुक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, और 25% जो है वो स्टेट सेक्टर का, जिसमें सेंट्रल और 23% है, सेंट्रल और स्टेट यूटिलिटी दोनों मिला करके हैं। फिर भी हमारा एसेट मिक्स अगर देखेंगे ना, 62% लगभग विंड सोलर हाइड्रो है जो ट्रेडिशनल आ रही है, और 23% स्टेट यूटिलिटीज का है। बाकी जो 18% लगभग है वो न्यू एंड इमर्जिंग का है। तो आप वो देखेंगे, जैसे एथेनॉल है, मेरे ख्याल से उनका बुक में एथेनॉल का भी पोर्टफोलियो है नहीं। एथेनॉल लास्ट 18 महीना से कंट्री में काफी प्रोग्रेस हुआ है। सतत देखिए, ई मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रा, ये नया और इमर्जिंग जो है अभी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ये सब है। बिल्कुल है कि आगे चल के सिंस थर्मल का अधिक बिजनेस नहीं होगा, और ये स्टेट को जो लोन हम दे रहे थे, जो बाकी बैंक्स या आरईसी पीएफसी या बाकी संस्था, इवन हम लोग भी दिए हुए हैं, आगे चल के वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और नए सोर्सेस में अधिक से अधिक निवेश जो है प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। सरकार सिर्फ हैंड होल्डिंग पॉलिसी माध्यम से, कैपिटल सब्सिडी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग एटसेट्रा, जो एक हैंड होल्डिंग होता है इन्फेंसी स्टेज ऑफ इंडस्ट्री का मदरली रोल प्ले करता है गवर्नमेंट, तो वो उस टाइप ऑफ रोल करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, और आप एक मिनी रत्न कंपनी हैं, लेकिन बातें जो हैं वो नवरत्न के स्टेटस को लेकर भी चल रही हैं। तो किस तरह के जो फायदे हैं वो आगे आप उम्मीद कर रहे हैं, और विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगी?
हाँ, मैं हाल ही में किसी चैनल ने पूछा था तो मैंने बताया था वो मीटिंग हमारा आज होना था, लेकिन आज लिस्टिंग हो रहा है तो मीटिंग क्लास हो रहा था बोल के वो कल के लिए पोस्टपोन हुआ है। वो मीटिंग होगा, सरकार का एक प्रोसेस है, तो उसके बाद फिर हाई लेवल कमेटी मीटिंग होगा। तो जो मापदंड हमें दिया गया है उसको असेस करने के लिए उसमें जो स्कोर है हम उसका पार कर चुके हैं। अब सरकार प्रोसेस करेंगे, रिव्यू करेंगे, हम उस सरकार का डिसीजन जो होगा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। एक रिक्वायरमेंट था कि नवरत्न होने का पहले शेड्यूल ए होना जरूरी है, वो हमें बी से ए में अपग्रेड सितंबर में हुए हैं। आप देखेंगे तो सितंबर से नवंबर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बट फिर भी वो प्रोसेस होगा। उम्मीद करते हैं ये दिसंबर महीने में हमें मिल जाएगा। वो मिल जाने से हमें थोड़ा बोर्ड का ऑटोनॉमी बढ़ जाता है। हम जो आज गवर्नेंस क्वालिटी दे रहे हैं उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो 2-3 उदाहरण दूंगा, जिससे हमें कोई एम्प्लॉय पोजीशंस क्रिएट करने होते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव E0 से लेके E9 तक होते हैं। हमारा E9 पोजीशन शेड्यूल ए हो चुका है, वो क्रिएट हो जाएगा। प्लस E7 तक का हम बोर्ड अपने आप कर सकते हैं। इसका अलावा हम मान लीजिए 500 करोड़ का कहीं हमें इन्वेस्ट करना हो कैपेक्स, तो उसके लिए हमारा बोर्ड ही सक्षम होगा। अभी तो 150 करोड़ तक का सीमा रखा हुआ था, तो ऐसा है। प्लस एक इन जनरल सिंस हम लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर है उनका एक परसेप्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि नवरत्न के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, वो सारे पार करने के बाद हमें मिल रहा है। ये एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट के लिए, और बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन हमारा नवरत्न मिलेगा, हमारा टीम ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम मंत्रालय को हमारा रोड मैप फ्रॉम नवरत्न टू महारत्न भी सबमिट करेंगे, और उसके लिए भी हम काम करेंगे। प्रदीप जी नमस्कार। अगर हम आपके CRR यानी कि कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो की अगर हम बात करें, तो अभी वो 20% के आसपास का है। अगर जो फ्रेश इशू के जरिए जो आपने पैसे जो जुटाए हैं, जो कंपनी में आ रहा है, अगर उसको हम शामिल कर लें अगर, तो अभी CRR कितने पर हो जाएगा, और यहां से आपको किस तरह के बेनिफिट्स उससे मिलेंगे? अभी हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है लगभग 20% तक है। ये मार्च में 18 तक था। हम हमेशा कोशिश करेंगे 17 के आसपास रखेंगे, क्योंकि हम हमारा जो ट्रिपल स्टेबल रेटिंग है उसको बरकरार रखना चाहेंगे। तो इसलिए हम 7 टाइम्स तक कैपिटल गियरिंग रेशियो को लेके जाएंगे, 7 टाइम्स। तो ये जो 12,090 करोड़ आएगा लगभग, ये 32 का में हम अलॉट किए हैं। हमारा अभी जो नेटवर्थ है वो सितंबर में 6,500 करोड़ है। तो ये बढ़ने के बाद हमें फर्दर 10 से 12,000 करोड़ का फर्दर हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं इस साल के अंदर। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हम लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट में वृद्धि होता रहा है, और आगे भी यही कंटिन्यू हम रख पाएंगे, हमारा उम्मीद है। क्योंकि हमने एसेट क्वालिटी को काफी फोकस दिया लास्ट 3 साल में। अब देखेंगे 33 साल में कंपनी का सिर्फ लोन बुक था 23,000 करोड़, और हमने 3 साल में इसमें करीब 24,000 करोड़ का बढ़ोतरी एडिशंस किए हैं। नाउ लगभग अभी 47,400 करोड़ करीब का लोन बुक हो चुका है सितंबर में। नाउ 3 साल के भीतर अगर हम 33 साल के जो किए थे उसे ज्यादा कर दिए, और उसका साथ हमने क्वालिटी भी मेंटेन किया है कि हमारा जनरेशन कैटेगरी ऑफ एसेट्स जो है उसमें लगभग 80% कमीशन एसेट है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट अगर कमीशन हो जाता है और उसका टेस्टिंग हो जाता है, जैसे सोलर विंड में साल भर तक लगता है और हाइड्रो में 1.5 साल तक लगता है, अगर ये हो जाता है, जो अप्रेजल का टाइम में हमने रिसर्च किए थे वो अगर कंफर्म हो जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट लार्जली डी रिस्क हो जाता है। तो डी रिस्क हो जाने से एसेट का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, फिर हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो कम हो जाता है। बट बहुत सारा अभी प्रोजेक्ट हमारा डेवलपर लगाना चाहता है जो ओवरसीज में, उनको काफी ओवरसीज में रिन्यूएबल पोटेंशियल दिख रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट डोमेस्टिक के लिए लगाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट अर्निंग है। पर्टिकुलरली अगर आप ग्रीन नाइट्रोजन देखेंगे, इवन सोलर मैन्युफैक्चरिंग ये देखेंगे, तो उसमें हम फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे और फॉरेन करेंसी में लेंडिंग करेंगे, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ फंड जो हेजिंग कॉस्ट है 350 से 450 बिप्स वो कम हो जाएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम करेंगे, थोड़ा बहुत हमारा हो सकता है। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर आज हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बधाई इतनी दमदार लिस्टिंग के लिए, शुभकामनाएं भी आगे के भविष्य के लिए। और
उम्मीद करके चलेंगे कि अभी जो मिनी रत्न का स्टेटस आपको है, जल्दी आपको नवरत्न का स्टेटस सरकार से मिल भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेजिंग लिस्टिंग, मतलब जैसी कि उम्मीद थी इरेडा के साथ, जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है रिन्यूएबल एनर्जी में, और जिस तरह के वैल्यूएशंस थे आरईसी पीएफसी से भी अगर हम तुलना कर रहे थे तो उनके मुकाबले वैल्यूएशन उसके सस्ते थे और इन्वेस्टर को भरपूर मौका मिला इसमें पैसे लगाने का भी। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बड़े जोरदार आए थे और उससे ये पता चल गया था कि लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी। 55 रुपए के भाव, 68-69%। अगर आपकी रकम एक दिन में अगर इस तरह के रिटर्न्स मिले तो क्या ही कहने फिर। और ये उम्मीद करके चलते हैं हमारे रिटेल निवेशक भी। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। गौरांग, बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो आईपीओ का इंतजार करते हैं लेकिन आईपीओ पैसे लगाते नहीं हैं। वो ना सेकेंडरी मार्केट का वेट करते हैं कि अच्छा एक बार लिस्टिंग हो जाए तो रिव्यू करेंगे, उसके बाद अब सोचेंगे। इरेडा क्या मौका छूट गया क्या, या फिर अगर हम ग्रोथ को कंसीडर करें तो यहां से भी पोटेंशियल है अगर कंपनी में, तो पैसे लगा दें अभी? धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये बाजार में सिर्फ आईपीओ को लेकर के नहीं अभिषेक, किसी भी क्षेत्र में अच्छी कंपनी में निवेश की अगर आप बात करते हैं और अगर आप यही सोचते जाते हैं कि मौका छूट गया, तो आप निवेश के तरफ कदम कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कदम बढ़ाइए, निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी में कीजिए, तो अच्छी कंपनी आपको मुनाफा कमा के देगी, ना कि आपके रुपए लेकर के जाएगी। तो ये जो बात है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं अभिषेक, वो शेयर बाजार में कभी लाना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आईपीओ के माध्यम के द्वारा कंपनियां एक मौका देती है निवेशकों को अपनी कंपनी में हिस्सा लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए, और लंबी अवधि में निवेश बनाकर। अब अगर आपके समझ में आता है और अगर आप निवेश करते हैं तो, और आपको आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। और अच्छे आईपीओ, अच्छे कारोबार को लेकर के, अच्छी मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ही जरूरी और मुख्य बात यह है अभिषेक, मूल्यांकन। जिस प्रकार से अभी हम इरेडा की बात कर रहे हैं, तो अगर बाजार को या निवेशकों को कुछ दे के जाते हैं आप टेबल पर, तो दोनों हाथों से मेरे ख्याल से निवेशक इसको समेटेंगे। और अगर आप महंगा आईपीओ लेके आएंगे, उदाहरण के तौर पर अभी कुछ समय पहले मामा अर्थ होनोसा का आईपीओ आया था, महंगा था, नीचे का सर्किट लगा 10% का और फिर ऊपर की तरफ। तो ये जो साम दाम दंड भेद की बात है ना अभिषेक, ये मूल्यांकन पर निर्भर करता है। अच्छा मूल्यांकन होगा, उतना ही गणा सब्सक्रिप्शन आएगा और उसी मात्रा में आपको शेयर मिलेंगे। तो अब देखिए, और लिस्टिंग के दिन में कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप, अच्छी लिस्टिंग होती है अच्छे प्रीमियम पर तो जाकर के थोड़ा ये जो उत्साह है उसको नीचे बैठने दीजिए, धूल को थोड़ी दूर हटने दीजिए, और फिर आप मन बनाइए कि आपको निवेश कर, बशर्ते कि आपका लंबी अवधि का नजरिया हो। इस कंपनी के ऊपर एज अ डिस्क्लोजर आईपीओ नोट द्वारा हमने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लिस्ट हुआ है, उत्साह अपने आप में दर्शाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको मतलब लिस्टिंग के बाद से बधाइयों वाले मैसेज मिल रहे होंगे और आपको थैंक यू बोलने वालों की तादाद लंबी होगी। वैसे बिल्कुल सही बात है, वैल्यूएशन इज द की, भाव भगवान छे, पुरानी कहावत है, और जो इसको फॉलो करते हैं बाजार में पैसे वो बनाते हैं। और ये थियरी आईपीओ मार्केट पर भी लागू होती है। अगर वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी ने वाजिब कीमत लगाई है, आपके लिए टेबल पर कुछ छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर आपको लिस्टिंग पर प्रॉफिट तो होगा ही। और अगर कंपनी मजबूत है, सॉलिड है, तो फिर आगे भी मौके बनेंगे। ये थियरी बाजार में हमेशा काम करती है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, और अब हमारा खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है?
ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ब्रिटानिया ये काउंट में मुझे काफी अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था अराउंड 4750 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है। कल के दिन भी काफी स्मार्ट रिकवरी आई है, आज फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें हम ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 4800 की जो दिसंबर सीरीज की जो ऑप्शन है उसे बाय करना है आपको 95 के आसपास। स्टॉप लॉस इसमें 62 का रहेगा, टारगेट इसमें 152 का रहेगा। एज पर स्टॉप लॉस इसके जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है दैट इज अराउंड 6600, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 11400। ठीक है, ब्रिटानिया 4800 वाली कॉल खरीदनी है आपको 90 से 95 के बीच में, लक्ष्य 152 और स्टॉप लॉस 62 रुपए का शेयर में हम देख रहे हैं आज भी तेजी से। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब आपके सवाल जवाब के सिलसिले की फटाफट शुरुआत करेंगे। वाराणसी से पहले दर्शक हमारे साथ हैं कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास में तो शेयर कई है, जिसमें कि मैंने 2 सवाल का क्वेश्चन किया था। एक किया था टाटा मोटर का, एक किया था IDFC फर्स्ट बैंक। सर मेरे आज कौन सा सवाल है? आज IDFC फर्स्ट बैंक वाला है? सर IDFC फर्स्ट बैंक ही कर दीजिए, और एक कर दीजिए सर ICICI बैंक। ICICI बैंक मेरे पास 207 शेयर है, 6 साल पुराना, 6 इयर्स ओल्ड। 6 साल से ICICI बैंक है, क्या बात है। ठीक है कन्हैया लाल जी, इतनी संकोच नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास शेयरों की लिस्ट लंबी है ना तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट हम कोशिश करेंगे उसकी राय आपको दे दें। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले ये बैंकिंग के जो 2 शेयर हैं IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक के। गौरांग सर शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक इनके जो भाव हैं 67 रुपए के, उससे तो काफ़ी ऊपर शेयर है। हालांकि हमने देखा था कि 88-89 रुपए तक के भाव थे। हाल फिलहाल 100 रुपए यानी कि सेंचुरी बनाई थी शेयर ने। निवेशित रहें या फिर जो कि प्रॉफिट में है यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लें? तो अभिषेक जी, IDFC फर्स्ट बैंक जब 90 के पार गया था मेरे ख्याल से, तभी हमने पहले तो खरीदारी की राय थी। मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ, 45-50 के आसपास से हमने IDFC फर्स्ट बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, और लक्ष्य के रूप में 85-90 के आसपास के लक्ष्य थे हमारे। और आप जैसे आप भी फरमा रहे हैं, 100 रुपए के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर पार गया था, और फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आया और नीचे में मेरे ख्याल से करीबन 80 तक लुढ़का। तो जब ये 90 के पार गया था तो जो खरीदारी की राय थी उसको हमने परिवर्तन करके मुनाफा समेटने की राय दी थी। वो आज के तारीख में भी बरकरार है, मुनाफा समेटने की राय। और कन्हैया लाल जी, अगर आप शेयर बाजार में आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे शेयर है, तो मुनाफा कमाने के लिए हम निवेश करते हैं, ना कि नुकसान झेलने के लिए। और जब आपने एक अच्छे स्तर पर निवेश किया और आपको बेहतरीन मुनाफा मिलता हो, तो समझदारी इसी में बनती है कि आप मुनाफा निरंतर समेटते जाए। तो IDFC फर्स्ट बैंक पर फिलहाल तो मुनाफा समेटने की राय है। दूसरा प्रश्न इनका था कन्हैया लाल जी का ICICI बैंक के ऊपर। पुराना निवेश ये बता रहे हैं, 6 साल पुराना निवेश है। तो मैं उम्मीद रखता हूं जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होगी उसका फायदा भी इनको मिला होगा। और वित्तीय क्षेत्र को लेकर के अभिषेक हम बहुत ही सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। तो यहाँ पर अगर आप और भी समय देना चाहते हैं और निवेशित रहना चाहते हैं ICICI बैंक पर, तो हमारी राय होगी कि ICICI बैंक में आप निवेशित रहें। ठीक है, ICICI बैंक में भी निवेशित रहने की सलाह है। हालांकि पिछले 6 महीने एक दायरे वाला हमने ट्रेड देखा है, 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए के रेंज में ही ये शेयर रहा है। लेकिन निवेशित रहिए, बैंक के फंडामेंटल को लेकर कोई शक नहीं है, मजबूत बैंक है और यहाँ से आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आप इसको थोड़ा और समय दीजिए, होल्ड करिए इसको। आगे बढ़ेंगे और आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अगले दर्शक गणेश। गणेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्ते जी। हेलो नमस्ते जी सर, पूछिए। SBFC बारे में, SBFC फाइनेंस, ठीक है। आपको क्या ये IPO वाले अलॉटमेंट है क्या? ये नहीं, सेकेंडरी मार्केट में लिया, 90 करके लिया।
अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में आपने लिया 90 रुपए के भाव पर। अच्छा ठीक है, 90 रुपए का भाव बने है, रहो। 1000 शेयर हैं। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है, हल्का सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन एक रेंज में ही रहा है। लिस्टिंग की बात करें तो 4-5 महीने हुए इसकी लिस्टिंग को शायद। गौरांग सर, क्या व्यू देंगे एसबीएफसी फाइनेंस? सेकेंडरी मार्केट में लिया, इनके भाव के आसपास ही है, कुछ हम इसमें हरकत देख नहीं रहे हैं। निवेशित रहें या फिर बेहतर विकल्प तलाशें? देखिए अभिषेक, यही मैं टिप्पणी कर रहा था जब हम आज जो आईपीओ लिस्ट हुआ कि लिस्टिंग के दिन पे या उसके तुरंत अगले दिन कभी भी जल्दबाजी उतावलापन करके आपको खरीदारी का मन नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा बहुत स्टॉक के दाम को संभलने दीजिए, नीचे आने दीजिए। जिन्होंने छोटी अवधि में लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसे लगाए होंगे वो मुनाफा समेटने आते ही हैं, तब करेक्शन दिखता है। अब इसके ऊपर ये मेरे ख्याल से आईपीओ, इसका फ्लोर प्राइस अभिषेक 57 के आसपास था, 57 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और प्राइस बैंड था 54 टू 57 और हायर एंड में 57 के आसपास शेयर दिए थे। आईपीओ नोट द्वारा आईपीओ में यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। खाली इनके निवेश के ऊपर एक ही थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति ये है कि इन्होंने ऊपरी स्तर पर निवेश किया, लेकिन जो आईपीओ नोट हम निकालते हैं अभिषेक, वो बुनियादी दर के आधार पर निकालते हैं। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, बने रहे। आने वाले समय में अगर आपको नीचे की तरफ गिरावट मिलती है 70 के नीचे 60 के आसपास, तो थोड़ा बहुत और जोड़ दे ताकि आपका जो ऊपरी स्तर का निवेश है वो नीचे आ जाए और शेयर की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। एसबीएफसी फाइनेंस को लेकर ये भी, हालांकि बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग इसकी हुई थी, 44% के हेल्दी प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ था। लेकिन फॉर्मूला यही है कि इतने अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद अगर आप उसको उसी भाव पर पकड़ लेंगे तो थोड़ी सी ना ये स्थिति बन जाती है कि अच्छा, वैल्यूएशन वाला ये कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा आपको कुशन मिल जाए, उसके बाद आप शेयर को खरीदें। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश चलेंगे, वहां से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, सुप्रभात, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। जी सर पूछिए। मेरे पास सर जोमेटो 120 रुपये की खरीद में है सर, 200 शेयर हैं। भाव बताइए जरा। 120 रुपए है सर, उसके बाद और भी 200 स्टॉक है। अनिल, आपने क्या इसी महीने शेयर खरीदे हैं क्या? जी 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 सर। जोमेटो, क्योंकि न्यूज़ भी इसमें है, आज इसमें ब्लॉक डील की खबर आई है कि अलीबाबा ग्रुप की कंपनी अलीपे ने अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया है। उसके बाद इसमें हम तेज़ी देख रहे हैं। चाइनीज़ प्रमोटर जब थोड़े से निकलते हैं इंडियन कंपनी से, तो उसको निवेशक थोड़े से अच्छे तरह से लेते हैं और कुछ बड़े निवेशक भी आते हैं, ये भी ट्रिगर होता है। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे, जोमेटो अच्छे रफ्तार हालांकि शेयर ने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत यही है, ऊपरी भाव पर शेयर पकड़ा है और अब इनके भाव के आसपास ही शेयर फिर से आके खड़ा हुआ है। क्या सलाह देंगे? जोमेटो होल्ड करें? हालांकि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इनके बेहतर हो रहे हैं लगातार। अभिषेक, रफ्तार इसने बताई है दोनों तरफ की, ऊपर जाने की भी और नीचे आने की भी। तो यहाँ पर भी एक डिस्क्लोजर दे देते हैं कि आईपीओ इसका मेरे ख्याल से करीबन 75 या 76 के आसपास आया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और आईपीओ के पश्चात आईपीओ नोट द्वारा यहाँ पर भी निवेश की राय थी। आईपीओ में लिस्ट हुआ, लिस्ट के बाद इसने 150 के स्तर देखे हैं, जो इसका सर्वोच्चम ऊपर का स्तर 150 के पार का स्तर देखा था। और फिर नतीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिक्कतें थी और ये आईपीओ के भाव के नीचे भी लुढ़का, करीबन 60 के आसपास नीचे गया था या उसके भी नीचे गया था। तो तब हमने बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी थी जोमेटो पर, और लक्ष्य के रूप में करीबन 114-115 का लक्ष्य हमने दिया था, जो इसने पार किया था। मेरे ख्याल से ये 126 के ऊपर भी गया, मेरे ख्याल से उसके आसपास गया है और फिर ये नीचे लुढ़का है। तो आप जो बता रहे हैं अभिषेक, नतीजों में सुधार, बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। और इनके दो प्लेटफॉर्म है, एक तो है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और दूसरा है ग्रोसरीज ब्लिंकिट के नाम पे। और दोनों में ही ये अपनी प्लेटफॉर्म फी उपभोक्ताओं को, जो भी इनके सर्विसेज यूज करते हैं, सेवाएं यूज करते हैं, वो लगाते हैं। तो नतीजों में सुधार इसके लिए भी हुआ है। प्लस इनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, वहां पर सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा मिला है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो बने रहे, और अगर और जोड़ने लायक आपके पास पूंजी है तो इस स्तर पर नहीं, 110 के नीचे 105 के आसपास अगर बाजार में गिरावट आती है या फिर इस शेयर में गिरावट आती है कुछ कारणवश, कुछ खबरों को लेकर के, तब जा करके आप निवेश करें। इस स्तर पर अगर आप एवरेज करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल एवरेज जिसे हम कहते हैं ना, जो निर्णायक तरीके से आपका खरीद का भाव नीचे लेकर के आए, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका निवेश 120 के आसपास है। तो समझदारी होगी कि 110 के नीचे 105 के आसपास थोड़ा बहुत एवरेज करें और बने रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा लक्ष्य, जितने भी हमने नतीजे देखे थे उसके आधार पर करीबन 114 115 का था, और अभी फिलहाल 118 का स्तर है। तो गिरावट पर जोड़ेंगे तो ज्यादा समझदारी होगी। ठीक है, तो ये राय जोमेटो पर आपको विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जुड़ते हैं। नेहा शर्मा है अहमदाबाद गुजरात से। नेहा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे पास ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के शेयर्स है, 100 शेयर्स है 510 के रेट पे, तो मुझे उसको भी होल्ड करना है या फिर निकल जाना है? और एक बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स है, ठीक है, वो है 121 की रेट पे 500 शेयर्स। 121 बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ड्रेजिंग कॉर्प पर आपको राय देते हैं। राहुल जी बताइए क्या करना चाहिए, इनके भाव से थोड़ा ऊपर स्टॉक? ड्रेजिंग कॉर्प को होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली उनका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख सकते हैं। 510 उनका एंट्री है शायद, तो 510 पे कॉस्ट रख के होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 540। एक और स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, 121 के भाव पे इन्होंने एंट्री ली है, क्या आगे नजरिया बन रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा जनरली पूरा पब्लिक सेक्टर एंटिटीज पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मैंने पहले भी कहा है, और करंटली बैंक ऑफ बड़ौदा एक बाई लेवल में है, तो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 184 रखना मुनासिब होगा, और बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बीओबी को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को शामिल करेंगे शो में। और दिल्ली से राहुल हमारे साथ है। राहुल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो, यस, एक्चुअली मैंने हैवेल्स का लिया था एंड सुजलॉन के शेयर्स लिए थे। हैवेल्स का मैं बता देता हूँ आपको। हैवेल्स का मैंने 50 शेयर्स लिया था एट द रेट ऑफ 1372, तो इट इज गोइंग डाउन नाउ, सो उस पे एक्चुअली नजरिया बता दीजिए। एंड सुजलॉन का जो था मेरा, वो 500 शेयर्स था, 31 रुपीज पे लिया था। 31 पे, ठीक है। मतलब सुजलॉन आपने देखा कि जब मूव आ रही है ठीक ठाक, तो आपने, हालांकि फिर भी आपकी सही भाव की खरीद है, क्योंकि अब तो 40 रुपए के आसपास का शेयर है सुजलॉन, 40 के ऊपर के भी हमने स्तर देखे। लेकिन हैवेल्स को लेकर एक खबर भी आई थी कि लॉयड जो इनका ब्रांड है, जो एसी वाला, उसको इन्होंने शायद मिडिल ईस्ट के बाजार में लॉन्च किया है, कुछ पार्टनरशिप वहाँ पर की है। लेकिन राहुल का सवाल है और जवाब इस पर राहुल से ही लेंगे, एक टेक्निकल चेक ही करेंगे, क्योंकि इनके भाव से करीब 100 रुपये के आसपास से नीचे, 90 रुपये के आसपास नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। राहुल, हैवेल्स कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर? हालांकि अगर हम 6 महीने की बात करें तो काफी उथल पुथल देखा है शेयर ने। तो हैवेल्स का चार्ट एक्चुअली अच्छा लग रहा है, बट ओनली प्रॉब्लम है कि एक स्पीड ब्रेकर है 1365 के आसपास, 1360 1365 के आसपास। तो 1360 जो अभी चार्ट पे लग रहा है, वहां तक प्राइस जा सकता है, जहां पे एक सेल लेवल है, और वहां से फिर से करेक्शन होगा। आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 या सितंबर 2021 एक्चुअली से साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, और अभी भी एक अपमूव अगर आएगा यहाँ पे, जो करंटली चार्ट्स पे कह रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1365 पे एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे शेयर में निवेश करना चाहिए। बताएंगे राहुल, जो आपको पसंद हो, जहां पर मौके अच्छे दिख रहे हो। तो जनरली जैसे मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अगर एक 6 से 8 महीने का नजरिया है, आईडीएफसी बैंक भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं इस प्राइस पे। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में पीएफसी एक प्रेफर्ड पिक है, और टाटा मोटर्स 615 के ऊपर भी एक मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 स्टॉक है जहां पे वो निवेश कर सकते हैं। राहुल के लिए, राहुल की तरफ से ये बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दूसरा जो सवाल है वो है सुजलॉन का। सुजलॉन 31 रुपए के भाव पर लिए, स्मार्ट बाइंग कहेंगे इसको गौरांग सर, क्योंकि 40 रुपए तक ये शेयर गया, 31 पर एंटर करना मतलब ऐसे शेयर जो 10 रुपए के नीचे वाले हों और चल रहे हों, और आप उसको
डबल ट्रिपल होने के बाद अब एंटर करें ना तो जिगरा चाहिए, हम ये कहेंगे। क्या राय है आपकी? सुजलॉन क्या निवेशित रहें या फिर इसमें स्मार्टनेस और ज्यादा ये होगी कि हर लेवल पर प्रॉफिट बुक करते रहें और थोड़ा सा नीचे करेक्शन पर फिर से लें इसको? दो तीन बातें कहना चाहूंगा अगर आप अनुमति दे तो अभिषेक भाई। जी पहले तो बिल्कुल सर, अनुमति है आपको। पहले तो सुजलॉन पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी निवेशक को अगर इस तरीके के खतरों के खिलाड़ी का खेल खेलना है तो इतिहास जान ले इस कंपनी का, दूसरी बात। तीसरी बात जो मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी छोटे छोटे निवेशक इस प्रकार के शेयर में आकर्षित हो जाता है। इसका दाम मेरे ख्याल से 3 या 4 रुपया भी हुआ था अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और ये एक समय पर बुलंदियों पे कामकाज करता था। फिर बहुत सारा परिवर्तन हुआ है इस कंपनी में, लेकिन अनुशासन और रेगुलेशन ये कहता है कि हमारी अगर कवरेज नहीं है तो हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मैं आई विल रिजर्व माय कमेंट्स अभिषेक भाई, क्योंकि मैं किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है सर, एक ना टेक्निकल चेक ले लेते हैं, मतलब उससे भी चीजें समझ में आ जाएंगी। राहुल, ये जो मूवमेंट आपने देखी है सुजलॉन के शेयर में, मतलब एक कह सकते हैं कि वर्टिकल राइज है, मतलब कमाल की तेजी आई है और कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल्स ने भी सपोर्ट किए हैं इस तेजी को, और सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो भी काम आए हैं। ये दो चीजें रही हैं। चार्ट्स इसकी क्या आपको तस्वीर दे रहे हैं? यहां से भी कितना चलेगा शेयर ये? तो एक्चुअली कितना चलेगा कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने छोटे स्टॉक में, बट मैं एक बेटर व्यू कहना चाहूंगा कि उनको एक स्टॉप लॉस रहने को कहिएगा, लगाने को कहिएगा 34.5 पे। 38 के आसपास शेयर चल रहा है। नॉर्मली छोटे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली बड़े होते हैं। 34.5 पे एक स्टॉप लॉस रख के उनको होल्ड करने की सलाह मैं दूंगा। अभी भी पोटेंशियल लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर देख के अपसाइड की तरफ। 34.5 सुजलॉन के लिए ये स्टॉप लॉस आपको गेंस हो रहे हैं। शुरू करते हैं। सोमेन भट्टाचार्य हैं और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। विप्रो के इनके पास 27 शेयर हैं और इन्होंने 462 रुपए के भाव पे इस शेयर को खरीदा है। फिलहाल इनके भाव से नीचे स्टॉक, थोड़ा नुकसान इनको होता हुआ। राहुल, विप्रो में क्या करना चाहिए? 462 की खरीद है, आज हम देख रहे हैं 2.25% ऊपर स्टॉक। तो विप्रो में 460 अभी चार्ट्स पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जो दिखा रहा है कि वहां तक जा सके। हालांकि एक बुलिश मूव शुरू हुआ है और बुलिश मूव 430 435 के आसपास लेके जा सकता है स्टॉक को। मेरा सलाह यही होगा कि 430 435 पे फिर से कॉल करने के लिए और पूछने के लिए कि बाकी का 30 रुपए चार्ट्स पे दिख रहा है कि नहीं। अभी तो 430 435 पे एक पॉज विप्रो ले सकता है चार्ट्स पे, यही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, विप्रो 405 रुपए और 400 रुपये भाव, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मेरे दिमाग में धंसा गया ये। इसके भाव के इर्द गिर्द ही तेजी हो मंदी हो, घूम फिर के फिर इसी भाव के आसपास ये शेयर लौट आता है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और सवाल आए हैं अनुज का ट्विटर के जरिए, और इनका जो शेयर है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। 500 शेयर है 268 रुपये के भाव पर। गौरांग, आपसे जवाब चाहेंगे इसका। 268 की खरीद है, 500 शेयर हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज के। कंपनी आपको कैसी लगती है और क्या सलाह आप देंगे? क्योंकि इस वक्त जो भाव इसका है वो है 255 रुपए का, थोड़ा सा इनको नुकसान है। निवेशित रहें इसमें? अभिषेक, इस प्रश्न के ऊपर आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। एक सर हम टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है। राहुल, आप व्यू दे पाएंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर? इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, करंटली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो मेरा सलाह यहाँ पे ये होगा कि 245 का एक स्टॉप लॉस रखें और एक 270 275 का टारगेट रखने के लिए। अगर 245 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि एक डिसिसिव ब्रेक होगा 20 डे ईएमए का।
योगेश हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका सवाल अशोक लेलैंड पर है। 1000 शेयर इनके पास हैं। 82 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। फिलहाल ज़बरदस्त मुनाफा इनको होता हुआ, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तर पर इन्होंने स्टॉक को खरीदा है। गौरांग सर, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में? 82 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। बहुत बेहतरीन स्तर पर निवेश। और प्रशांत, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक के ऊपर भी काफी लंबे समय से खरीदारी की रहा है, करीबन 45-50 के आसपास से, और निरंतर नतीजों में सुधार होने के लिए समय लगा, लेकिन जो कन्विक्शन था वो काफी मजबूत था। और अब जो मुनाफा हमने अभी अभी के नतीजे देखे हैं पहली दूसरी तिमाही के, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ से सुधार और भी होने की संभावना है। देखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ प्रशांत के, निवेश करते हैं और जो निवेश का स्तर है वहां से कमूमन इनकी पूंजी 2 गुना हो गई है, मुनाफा 2 गुना हो गया है। तो अगर चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं। अगर इनको जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, तो दूसरी तिमाही के नतीजे देखने के बाद जो लक्ष्य हमने अशोक लेलैंड पर निर्धारित किए हैं वो करीबन 210 के हैं। तो ये निर्णय ले, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, थोड़ा बहुत समेटना है तो समेट लीजिए, बाकी में बने रहें। और अगर पूरा निवेश बना करके रखना है तो 210 का लक्ष्यांक है। और मैं इतना भी कह सकता हूं प्रशांत कि नतीजों के आधार पर ये ऑटो क्षेत्र की एक ऐसी कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, और बहुत अच्छी तरीके से इसकी री रेटिंग होने की संभावना है भविष्य में, जो हम नतीजे देखेंगे उसके आधार पर। नजरिया अशोक लेलैंड पर अपने दोनों खास एक्सपर्ट गौरांग जी और राहुल जी, आप दोनों का करेंगे शुक्रिया। फिलहाल योर स्टॉक्स में मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। आगे देखिए।